ऐसे बहुत सारे रहस्य हैं लाल किताब में भी। बहुत सारे। ये तो मैंने एक छोटी सी लाइन का मतलब बताया आपको, और 650-700 पन्नों में कितनी लाइनें लिखी होंगी, उन लाइनों के कितने कितने मतलब निकलते होंगे। आप सोच के देखिए, इंसान का जीवन कम पड़ेगा उन मतलबों को समझने में, उनको अप्लाई करने में। क्या लगता है आपको इतनी बातें कौन लिख के होगा? कोई ना कोई शक्ति होगी इसके पीछे। शक्तियां तो काम करती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे सौर मंडल में ग्रह हैं, सबसे बीच में हम सूर्य को लेते हैं। सूर्य के बाद बुध आता है, उसके शुक्र का पृथ्वी, पृथ्वी के आसपास चंद्रमा घूम रहा है, चंद्रमा के बाद मंगल है, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, और शनि के बाद जो ग्रह हैं वो हम अपनी कुंडलियों में नहीं लेते। उसका कारण क्या है कि शनि की एक चाल जो है, पूरा एक चक्कर 30 साल में पूरा होता है, और उसके बाद वाले ग्रहों का जो एक चक्कर है वो 80 साल के आसपास पूरा होता है। तो इतने में एक आम इंसान की उम्र ही निकल जाती है। तो इसीलिए हमारे पूर्वजों ने सिर्फ शनि तक के ग्रहों को हमारे जीवन पे प्रभाव देने के लिए काउंट किया। अब आप सोच के देखिए कि जब सूर्य, बुध, शुक्र, पृथ्वी के आसपास चंद्रमा घूम रहा है और 3 ग्रह उसके बाद में घूम रहे हैं, उनमें से आज तक किसी भी ग्रह के ऊपर जीवन नहीं ढूंढा गया। पृथ्वी इन सभी ग्रहों के एकदम बीच में आती है, और इन सभी ग्रहों की एनर्जियां धीरे धीरे करते करते सब पृथ्वी के ऊपर इकट्ठी होती हैं, और पृथ्वी के ऊपर इकट्ठी होने के बाद धीरे धीरे करते करते उन्होंने निर्जीव वस्तुओं से लेके और हम इंसानों तक को बनाया है। ग्रह इंसान के जीवन में किस प्रकार कार्य करते हैं? ग्रह इंसान के जीवन में इन ग्रहों से जो एनर्जी बनती है, वो सारी एनर्जी हमारी ऑरा के रूप में हमारे शरीर के चारों तरफ होती है, और हमारे शरीर का एक एक ऑर्गन अलग अलग ग्रह को इंडिकेट करता है। क्या पिछले जन्म के कर्मों के फल अगले जन्म में मिलते हैं? कोई भी बच्चा पैदा होता है, भले ही वो किसी भी उम्र की अवस्था में चला जाए, जब हमारे पास टेवा आता है, हम बोलते हैं हाँ जी अभी तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम है, वो कहेगा हाँ यही प्रॉब्लम। हमने उनको उपाय दिए, चलो वो ठीक हो रहे हैं, उनका हल हो रहा है। इसका क्या मतलब है कि ग्रह ही आपका जीवन चला रहे हैं, आप नहीं चला रहे कुछ भी, आप कर नहीं सकते। एक चोर है, वो इसलिए चोर है क्योंकि ग्रह ने उनको चोर बनाया हुआ। अगर ग्रह ही आपका जीवन चला रहे हैं, पिछले जन्म के कर्म आपके कैसे आपने किए होंगे, वो भी तो ग्रहों ने चलाए होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके कर्म मायने रखते हैं, इसका मतलब ये है कि आपकी कुंडली मायने रखती है। लाल किताब अमृत। लाल किताब एक ऐसा विधि जो आपको जीना सिखाती है। एक इंसान की ज़िंदगी में लाल किताब क्या बदलाव कर सकती है, इस विषय पे आज पॉडकास्ट होगा। एक ऐसे इंसान से जिसने लाल किताब की विद्या अपने गुरु से सीखी, और ये ऐसे गुरु जिन्होंने लाल किताब को घर घर तक पहुंचाया। जो लाल किताब के सबसे महान गुरु हुए आज तक, जी.डी. वशिष्ठ साहब, उनके शिष्य विशाल भारद्वाज जी आज हमारे साथ हैं, जिनसे जानेंगे कि लाल किताब विद्या क्या है और कैसे ये आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। आइए स्वागत करते हैं विशाल भारद्वाज जी का, जो दिल्ली से हैं। विशाल जी नमस्कार। नमस्कार गुरु शिष्य की परंपरा, जी। आपके विचार मैंने सुने। लाल किताब आज दुनिया में प्रसिद्ध हो रही है। जी। जब आपसे चर्चा शुरू हुई, आपने बोला मुझे लाल किताब के रहस्य, जो लाल किताब की सच्चाई है वो बतानी है। बिल्कुल। तो आज के पॉडकास्ट हम समर्पित ही लाल किताब को करेंगे। बिल्कुल, मैं अपने गुरु को नमन करता हूँ जी। और उन्हें ही ये समर्पित करता हूँ। ये पॉडकास्ट उन्हीं की कृपा से आज मैं जो बन पाया हूँ। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं लाल किताब के गुरु श्री जी.डी. वशिष्ठ के बारे में। और जी.डी. वशिष्ठ जी, जिन्होंने लाल किताब को घर घर में पहुंचाया है, जो मैंने लोगों से सुना है। दर्शन नहीं हुए गुरु जी के मुझे कभी, बट हाँ यूट्यूब पे अक्सर देखता हूँ उनको। बहुत बड़ी देन है समाज की उनको। तो आज आपके माध्यम से जी। गुरु जी के जीवन के बारे में पूछते हैं। मेरी उनसे जो मुलाकात हुई वो 2016 में हुई। जी। 2016 में, क्योंकि मैं भी आम लोगों की तरह ही जीवन जी रहा था जैसे जीता हूँ। 2016 में मैं जब उनके काफ़ी वीडियोस उनकी मैं देखा करता था बीच बीच में, तो एक बार मन हुआ जी। कि मैं जाके अपने बारे में जानने की कोशिश करूं। तो मैंने अपॉइंटमेंट उनसे बुक करवाई और मैं वहाँ गया। वहाँ जाके उन्होंने जब मुझे पहली बार मेरी कुंडली देखी और मेरे बारे में बताना शुरू किया, तो मुझे थोड़ी हैरानी भी हुई कि मेरे बारे में कोई मेरे बिना बताए कैसे जान सकता है। तो उसके बाद जब उन्होंने उपाय लिख के दिए, तो उन्होंने मुझसे एक ही बात कही कि बेटा, अगर तूने मेरे उपाय कर लिए ना, जी,
तो उसके बाद तो मेरी चौखट कभी छोड़ेगा नहीं। उस वक्त मुझे सुनने में कुछ नॉर्मल सा लगा, लेकिन जब उपाय करने के बाद मेरे में परिवर्तन आना शुरू हुआ, तब मैं कुछ 2-3 महीने के बाद उनके पास दोबारा गया अपॉइंटमेंट लेके। तो तब से उनका और मेरा सिलसिला चलता रहा, और कैसे मुझे नहीं पता कैसे करते करते मैंने अपनी अंतरात्मा से उन्हें अपना गुरु मान लिया, और करते 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 उनका ज्ञान उन्होंने जो मुझे देना शुरू किया, और वो जो मेरे अंदर उतरता गया, तो आज मैं इस लायक ज़रूर हूँ कि किसी की भी कुंडली देख के मैं उनकी वो प्रेडिक्शन कर सकता हूँ जो सामने वाला कहेगा कि हाँ, मेरे साथ ऐसा ही होता है। पंडित रूपचंद जोशी जी ने लाल किताब लिखी। जी। लाल किताब लिखी, लिख के कहाँ गई किसी को नहीं पता, कौन से बुक स्टोर पे गई, किसने पढ़ी, कौन उसका विद्वान बना नहीं बना। लाल किताब को आज लोग जानते हैं तो गुरुदेव GD वशिष्ठ जी के नाम से जानते हैं। जी बिल्कुल। तो आपके माध्यम से जानना चाहूँगा, लाल किताब ज्योतिष क्या है और बाकी के ज्योतिषों से अलग कैसे? लाल किताब ज्योतिष इतना गहरा ज्ञान है। अगर मैं आपको ये कहूँ कि अगर कोई मुझे ये कहे कि लाल किताब बहुत सरल ज्ञान है, तो ये सबसे बड़ी गलती है। लाल किताब इतना गहरा और इतना सटीक ज्ञान है, उसको बहुत ही गहराई से पकड़ना पड़ता है। लाल किताब के लिखे हुए एक लाइन के कितने मतलब निकल सकते हैं, और उनको किस तरह से देखना चाहिए, उनको किस तरह से कुंडली के अंदर अप्लाई करना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा काम है। जहाँ तक मैंने अपने गुरुदेव से कई बार बात की है, तो उन्होंने अभी वो लाल किताब के 600 पन्ने हैं, लगभग 600 650 के आसपास, लेकिन वो जब से उन्होंने उसको एक्सप्लेन करके लिखना शुरू किया है, उनके 5000 प्लस पन्ने हो चुके हैं लिखने के, और अभी भी लाल किताब संपूर्ण नहीं हुई उनसे, अभी भी उन्हें कई साल लगेंगे। तो आप सोचिए कि किसी भी लाल किताब आप कहें कि सिंपल भाषा में लिखी हुई है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। बहुत रहस्य हैं इसके, बहुत रहस्य। एक लाइन के अंदर ही बहुत कुछ लिखा हुआ। जैसे मैं एक छोटी सी बात से शुरू करता हूँ। कुर्बानी के बकरों की बात की जाती है जी। तो लाल किताब में आता है कि कुर्बानी के बकरे हैं। अब मान लीजिए कुर्बानी के बकरों में आता है कि बृहस्पति, सूर्य और मंगल, अगर ये किसी तरह भी कुंडली के अंदर खराब हो रहे होंगे, तो इनका कुर्बानी का बकरा बनेगा केतु मारा जाएगा। ठीक है। अब इसको आप सामने वाले की प्रेडिक्शन में कैसे, उसको क्या प्रेडिक्शन करोगे, कैसे अप्लाई करोगे उसको? जो मैंने उनसे सीखा है उसका एक छोटा सा नमूना मैं आज आपको देता हूँ। अगर कुंडली के अंदर सूर्य, मंगल और बृहस्पति, इनमें से किसी को भी चोट पड़ रही है, तो जब इनमें से किसी भी ग्रह का समय आएगा, तो उस वक्त के अंदर इंसान को पाइल्स की प्रॉब्लम आएगी। पाइल्स की प्रॉब्लम केतु की होती है। आप मेरी प्रेडिक्शन का मतलब समझो? जी जी जी। कि ग्रह कोई खराब है, लेकिन कुर्बानी का बकरा कोई और बनेगा। जो बीमारी हो रही है वो केतु की हो रही है, बीमारी केतु की होगी, जबकि केतु का कोई लेना देना नहीं। जबकि केतु का कोई लेना देना नहीं है। खराब 3 ग्रह वो है नर ग्रह, लेकिन कुर्बानी केतु की आ रही है। तो अब उसमें इलाज तो हमें उसी नर ग्रह का करना पड़ेगा जो खराब है, उसी से पाइल्स की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। आज की डेट में आप डॉक्टरों के पास जाके पूछ के देखिए कि पाइल्स की प्रॉब्लम कितने लोगों को है। बहुत लोगों को। ऐसे बहुत सारे रहस्य हैं लाल किताब में। फिर बहुत सारे। ये तो मैंने एक छोटी सी लाइन का मतलब बताया आपको, और 650-700 पन्नों में कितनी लाइनें लिखी होंगी, उन लाइनों के कितने कितने मतलब निकलते होंगे। तो आप सोच के देखिए, इंसान का जीवन कम पड़ेगा उन मतलबों को समझने में, उनको अप्लाई करने में। क्या लगता है आपको, इतनी बातें कौन लिख किया होगा, कैसे लिखी होंगी ये बातें? मैं तो बस यही कहूँगा कि हमारे किसने लिखवाई होंगी? कोई ना कोई शक्ति होगी इसके पीछे। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि शक्तियाँ तो काम करती हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन शक्तियाँ किस तरह से काम करती हैं और किस रूप में काम करती हैं, ये मैं आज आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जी। हमारे सौर मंडल में ग्रह हैं। सबसे बीच में हम सूर्य को लेते हैं। सूर्य के बाद बुध आता है, उसके बाद शुक्र का पृथ्वी, पृथ्वी के आसपास चंद्रमा घूम रहा है, चंद्रमा के बाद मंगल है, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, और शनि के बाद जो ग्रह हैं वो हम अपनी कुंडलियों में नहीं लेते। उसका कारण क्या है कि शनि की एक चाल जो है, पूरा एक चक्कर 30 साल में पूरा होता है।
और उसके बाद वाले ग्रहों का जो एक चक्कर है वो 80 साल के आसपास पूरा होता है। तो इतने में एक आम इंसान की उम्र ही निकल जाती है। तो इसीलिए हमारे पूर्वजों ने सिर्फ शनि तक के ग्रहों को हमारे जीवन पे प्रभाव देने के लिए काउंट किया। ठीक है, अब आप सोच के देखिए कि जब सूर्य, बुध, शुक्र, ठीक है, और पृथ्वी के आसपास चंद्रमा घूम रहा है और 3 ग्रह उसके बाद में घूम रहे हैं, उनमें से आज तक किसी भी ग्रह के ऊपर जीवन नहीं ढूंढा गया जी। ठीक है, ढूंढनी है नहीं, क्योंकि मिला नहीं किसी को भी। किसी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, किसी का टेम्परेचर बहुत कम है। ठीक है, अब हुआ क्या है कि पृथ्वी इन सभी ग्रहों के एकदम बीच में आती है और इन सभी ग्रहों की एनर्जियाँ, जो एनर्जियाँ हैं जो दिखाई नहीं देती हैं, वो एनर्जियाँ धीरे धीरे करते करते सब पृथ्वी के ऊपर इकट्ठी होती हैं। ठीक है, और पृथ्वी के ऊपर इकट्ठी होने के बाद धीरे धीरे करते करते उन्होंने निर्जीव वस्तुओं से लेके और हम इंसानों तक को बनाया है। हर किसी के जीवन पे प्रभाव होता है हर उसका। किसी के जीवन पर, भले ही कोई ईंट पत्थर पड़ा है, उसका भी अपना जीवन है, उसका भी अपना प्रभाव है। पत्थरों का भी जीवन होता है। बिल्कुल अपना प्रभाव है। अब एक इंसान है, एक इंसान का सिर फट जाता है, रास्ते में चल रहा है, कहीं पे बिल्डिंग बन रही है, ऊपर से पत्थर गिरा, सिर उसका फट गया। पत्थर जीवित था। पत्थर भी एक काम करने के लिए है, यहाँ पे बिल्डिंग बनाने के लिए भी पत्थर है, उसका भी कोई काम है। निर्जीव चीज से लेके सजीव चीज तक हर चीज का इस दुनिया में कोई काम है। आप देखिए, आज मैं आपको राहु और केतु की ताकत बताता हूँ। सब लोग कहते हैं छाया ग्रह है, छाया ग्रह है, छाया ग्रह, यही सुना है आपने आज तक? जी जी। ठीक है, राहु, लाल किताब बोलती है, एक लाल किताब का एक सेंटेंस है कि 7 और 12 हमारे कुंडली के घर होते हैं और 7 ग्रह होते हैं, 2 छाया ग्रह माने जाते हैं। ठीक है, 7 और 7 इंटू 12 84। 84। और लाल किताब बोलती है कि 7 इंटू 12 84, नर्क 84 कटती है, यानी कि 84 योनियों की हमारे पूर्वजों ने बात की हुई है। यहाँ पे 84 योनियाँ जो हैं वो 7 इंटू 12 करके 84 आ गई। ठीक है, झगड़ा सिर्फ 2 ग्रहों का है, राहु और केतु का। सिर्फ इतना बोल के लाल किताब चुप कर जाती है। अब आप इसको एक्सप्लेन करना चाहिए, इसको एक्सप्लेन किया जाए तो उसका एक्सप्लेनेशन मैं अपने हिसाब से आज आपको बताऊं। जी। हर ग्रह की घूमने की शक्ति अपने अक्ष पे राहु की शक्ति है। हर ग्रह के सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने की शक्ति केतु की शक्ति है। और उसका इंसान पे, मानव जीवन के ऊपर उसका प्रभाव, आप लोग ज्ञानवान लोग हैं, सारी दुनिया है, आप सोच के देखिए, हर इंसान के दिमाग में हर वक्त कोई ना कोई बात, कुछ ना कुछ चलता रहता है, भले ही वो बोले या ना बोले। ठीक है, वो शक्ति राहु की है और उस शक्ति के बिहाव पे जो हमसे कर्म करवाने वाले केतु बैठे हुए हैं, वो हमारे को चल के वहाँ तक लेके जाते हैं। ये शक्ति केतु की है। तो राहु और केतु पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाली शक्ति है। राहु हमारे दिमाग में लाता है, केतु हमें उस काम को करने के लिए अग्रसर करता है। अग्रसर करता है। तो ये पूरे ब्रह्मांड की शक्ति, आप सोच के देखिए कि कितनी बार पृथ्वी नष्ट हुई होगी, कितनी बार कहीं किसी ग्रह पे जीवन हुआ होगा। ठीक है, और क्या हो सकता है कि बिना उल्का पिंड के घूमे हुए और बिना उल्का पिंड के वहाँ पे टकराए हुए जीवन नष्ट होना और दोबारा बनना पॉसिबल है? तो ये किसकी शक्ति है? अब कहते हो हर ग्रह को जो ऊर्जा मिलती है वो राहु केतु से राहु मिलती है। केतु, हर ग्रह की जो अपनी घूमने की शक्ति वो राहु की और चक्कर लगा के आने की शक्ति केतु की है। ग्रह इंसान के जीवन में किस प्रकार कार्य करते हैं? ग्रह इंसान के जीवन में इन ग्रहों से जो एनर्जी बनती है वो सारी एनर्जी हमारी ऑरा के रूप में हमारे शरीर के चारों तरफ होती है और हमारे शरीर का एक एक ऑर्गन अलग अलग ग्रह को इंडिकेट करता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपकी किसी मंगल की एनर्जी डिस्टर्ब है। ठीक है, आपका मंगल कुंडली के अंदर खराब भी हो सकता है, बद भी हो सकता है, दोनों ऑप्शन हो सकती है। अगर वो बद है तो उसके लाल किताब में उपाय लिखे गए हैं कि लाल किताब के ये उपाय करने बहुत ज़रूरी है। अब आप उस एनर्जी को उपाय करके अपने पास से दूर कर रहे हो। ठीक है, ऐसे में राजमा सारी दुनिया खाती है। ठीक है, काली माँ की दाल सारी दुनिया खाती है, चने की दाल सारी दुनिया खाती है। किसी के लिए माँ बादी, किसी के लिए स्वादी। जिसकी कुंडली के अंदर शनि बहुत खराब अवस्था के अंदर होगा
वो काली माँ की दाल खाएगा तो उसको प्रॉब्लम आएगी। जिसका इसी तरीके से जिसका बुध पहले घर में खराब बैठा हुआ हो, 12वें घर में खराब बैठा हुआ हो, वो इंसान अंडे खाएगा, मूंग साबुत खाएगा, उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। आप डॉक्टर के पास जाओगे, पेट पकड़ के मेरा पेट में दिक्कत होगी, पूछेगा क्या खाया, आप कहोगे ये खाया, और 2 टीके लगाएगा, ठीक हो जाएगा थोड़े दिनों में। लेकिन जब कभी भी आप दोबारा खाओगे, वो दोबारा यही प्रॉब्लम आपको होगी। और आपको इस बात का एहसास इसलिए नहीं है क्योंकि आप लाल किताब के ज्योतिष से कोसों दूर हैं। लाल किताब का ज्योतिष पूरी साइंस है, प्रैक्टिकल है, पूरा प्रैक्टिकल है। उसमें लिखा हुआ एक भी शब्द गलत नहीं है, एक भी शब्द। लेकिन उसको समझना, उसको अप्लाई करना, अपने प्रयास में लाना, अपनी प्रैक्टिस में लाना, और फिर उसके बाद यहाँ के बोलना, ये होना चाहिए जोशियों के लिए। बहुत सारे ग्रह काम नहीं कर रहे होते, वीक होते हैं, क्या ऐसे ग्रहों को जगाया जा सकता है? एक भी ग्रह ऐसा नहीं होता कि जो काम नहीं करता हमारे जीवन काल में, काम सभी करते हैं। लाल किताब का 35 साला चक्र है, ठीक है, जिसमें कि 6 साल शनि के, 6 साल राहु के, 3 साल केतु के, 6 साल बृहस्पति के, सूर्य के 2 साल, चंद्रमा का 1 साल, ठीक है। उसके बाद शुक्र के 3 साल, मंगल के 6 साल, फिर बुध के 2 साल। तो इन पूरे चक्कर के अंदर, 35 साल चक्कर के अंदर, हर ग्रह अपना फल देने में सक्षम है, और हर ग्रह इंसान के जीवन में अपना फल दे के जाता है। लाल किताब में 2 कुंडलियां बनाई जाती हैं जी। कुंडली होती है, एक वर्षफल कुंडली होती है, जी। दोनों में क्या फर्क होता है? सबसे पहले आपको वर्षफल कुंडली देखनी चाहिए जी। सबसे पहले, क्योंकि उसका कारण है। और एक बात और है, जितने भी लोग लगन कुंडली देखते हैं उनकी प्रेडिक्शन 95% तक गलत होती है। उसका कारण ये है कि लगन चार्ट हमारी कुंडली को हमारे को प्रभावित नहीं करता। हमें देखनी चाहिए केपी कुंडली, या हमारे गुरुजी ने एक ऐप बनाई है अपनी, एस्ट्रो साइंस ऐप, उसके अंदर आप जाइए, आप वशिष्ठ कुंडली देखिए, वो सबसे बेस्ट है। क्योंकि केपी में भी कुछ करेक्शंस करनी थी, जो उन्होंने काफ़ी साल के एक्सपीरियंस के बाद करेक्ट किया है उसको। वास्तु का क्या रोल है? वास्तु की अगर मैं बात करूं तो आपकी कुंडली पूरा वास्तु है। हर इंसान अलग अलग दिशा के घर में रहता है जी। सब एक ही दिशा के घर में तो नहीं रहते। हर इंसान का, किसी का बेडरूम कहीं होता है, एक इंसान का पूर्व में बेडरूम है, एक इंसान का पूर्व में रसोई है, एक इंसान के पूर्व में बाथरूम है, सबका अलग अलग है। तो वो कैसे होता है? आपकी कुंडली में बैठे हुए ग्रहों के हिसाब से आपके घर के अंदर वो ग्रह अपनी पोजीशन लेते हैं जी। जिस हिसाब से, अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में राहु बैठा हुआ है दूसरे घर में, तो ऑटोमेटिकली कुदरती आपको राहु दूसरे घर में, यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा में आपके बाथरूम होगा जी। ठीक है, उत्तर पश्चिम दिशा में आपके बाथरूम है। अब राहु की दशा चल रही है नहीं चल रही है, वो एक्टिव काम करेगा उस वक्त में। बहुत ज़रूरी है, अगर वो शुभ बैठा हुआ है तो उसको वहीं रहने दो जी। अगर वो आपकी कुंडली में खराब अवस्था के अंदर राहु बैठा हुआ है तो आपको वहाँ से बाथरूम हटाना है, अच्छी अवस्था में नहीं हटाना। मैं बहुत ही एक्सप्लेन करके इसलिए बोल रहा हूँ कि वास्तु का एक ही ट्रेंड है कि चौथे घर के अंदर चंद्रमा स्थापित कर दो, पैसा आना शुरू हो जाएगा जी। अब चौथे घर के अंदर अगर केतु बैठा हुआ होगा खराब अवस्था में, आपने वहाँ पे पानी स्थापित कर दिया, चंद्रमा स्थापित कर दिया, तो वो तो और उल्टा काम करेगा आपके जीवन में, कहाँ से सीधा काम करेगा, तो ग्रैंड की पोजीशन बनाएगा। तो हमारे उसके अलावा, जैसे मैंने आपको बताया कि जितनी भी चीज़ें हमारे लिए खाने पीने की हैं, उसके अलावा हमारे पहनने के वस्त्र, उनके रंग, ये सब ज्योतिष पे डिपेंड करता है, आपकी कुंडली पे डिपेंड करता है। लाल किताब को लाल किताब क्यों बोला जाता है? लाल किताब को लाल किताब बोलने की जो वजह है वो है कि जब लाल किताब संपूर्ण की गई, जिन्होंने भी हमारे पूर्वजों ने की, उसके बाद उन्होंने जो नाम रखना था, नाम रखा गया खून के ऊपर। हर इंसान के शरीर में खून होता है जी। तो खून के हिसाब से लाल किताब का नाम रखा, खून के रंग के ऊपर। जो मार्केट में आज के दिन लाल किताब के किताबें मिल रही हैं, क्या वो असली हैं सारी? सर ऐसा है कि लाल किताब जब जो सबसे पहले लिखी गई, उसके बाद जैसा कि मुझे मेरे गुरुदेव ने एक बार बताया था कि लाल किताब सबसे पहले तांबे के पत्रों के ऊपर लिखी हुई थी, जो पंडित रूपचंद जोशी जी को खुदाई के वक्त में मिली। उस वक्त में अंग्रेज़ों का समय था, तो वहाँ से उन्होंने जब वो ली, और जो फारसी भाषा में लिखी हुई थी,
जी। फिर उसको उन्होंने फारसी भाषा में अच्छे से ट्रांसलेट किया उसमें, और जैसे करते करते जैसे जैसे आगे जो चीज़ समाज बढ़ता गया, जैसे जैसे लेखक बढ़ते गए, तो वो उसको एक्सप्लेन करते गए अलग अलग भाषाओं में। अब ये आपका बहुत बड़ा सवाल है। सवाल कैसे कि मान लीजिए एक ग्रह की प्रेडिक्शन में कहीं पे कुछ कोई भी अक्षर, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, 12वां घर मोक्ष का घर होता है, ठीक है। 12वां घर खाली हो, पहला घर खाली हो, दूसरा घर खाली हो, तो लाल किताब में लिखा हुआ आता है कि फिर उसके बाद मोक्ष के लिए आपको केतु को देखना चाहिए। अगर केतु आपकी कुंडली में शुभ बैठा हुआ है तो आपको जी। मुक्ति के द्वार खुले हैं आपके लिए। लेकिन एक जगह, एक लाल किताब में लिखा हुआ है कि चंद्रमा को देखना चाहिए। अब हम कंफ्यूज हो गए, किसको देखें, ठीक है। वो बार बार जब ट्रांसलेट होती गई तो उसमें कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कहता सारी लाल किताब खराब, जी। कहीं ना कहीं कोई भी एक चूक होने से, और फिर उसके बाद आपको उसको समझने के बाद, प्रैक्टिकल में लाने के बाद आपको उसको करेक्ट करना पड़ेगा। आज के दिन अगर किसी को लाल किताब खरीदनी हो, कौन सी लाल किताब जिसको आप संपूर्ण कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लेखक हैं, बहुत सारे लेखक हैं। आप कौन सी लाल किताब को रिकमेंड करते हैं? मैंने जी लाल किताब जो है, एक तो उमेश शर्मा जी की है। उमेश शर्मा जी। जी, जी। मैंने वहीं वहीं उनसे, मतलब बुक स्टोर से मैंने उमेश शर्मा जी की पहली बार ली थी, जी। और वही मैं पढ़ाई करनी शुरू करी थी। उसमें से सही जवाब मिलते हैं? उसमें बहुत हद तक सटीक है, पंडित उमेश शर्मा है, जी। बहुत हद तक है। कुछ कुछ चीज़ें उसमें भी हैं जो कि मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारे गुरुदेव जो है लाइव क्लास भी करते थे जी। फ्री में, तो मैं उनकी क्लास में ज़रूर रहता था जी। ऑनलाइन। उसका कारण क्या था कि जब वो पढ़ के और सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे होते तो मैं भी बैठ के पढ़ रहा होता था, जी। और वहाँ पे उनके बोलने में वहाँ पे क्या है और यहाँ क्या लिखा है मेरे पास, इसमें कहाँ चीज़ है, वो मैं दोनों चीज़ें लिख लेता हूँ, और फिर मैं उसको कुंडली पे अप्लाई करता हूँ। फिर उसमें से जो चीज़ करेक्ट मुझे सामने निकल के आती है उसको मैं करेक्ट करता हूँ। इस तरह से मैं लाल किताब को करेक्ट करने की, जो भी कमियां कहीं रह गई हैं अगर, वो करते तो रहते वो कोशिश कर रहा हूँ। मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, मैं सिर्फ वो काम कर रहा हूँ। कहने का मतलब कि जो मुझे लगता है कि अगर आपने किसी को गुरु माना है और उनका इतना नाम है, उनका इतना सम्मान है, तो आपके चेले होने का फर्ज बहुत बड़ा हो जाता है, जी। जी। तो आपको वो निभाना चाहिए। लाल किताब में ग्रहों की दृष्टि या घरों की दृष्टि में क्या अंतर है? ग्रहों की दृष्टि की अगर हम बात करें, अगर पहले मान लीजिए 1 से 6 में कोई भी ग्रह बैठा हुआ है और 7 से 12 में उसके सामने कोई ग्रह नहीं है, तो वो ग्रह सोया हुआ माना जाता है। सोया हुआ। ग्रह जी। उसका कहने का मतलब उसका फल सामने वाले घर में नहीं जाता, जी। ठीक है। जब सामने वाले में भी कोई ग्रह बैठा हुआ है जी। और उस ग्रह का समय आएगा, तो जो पहले वाला ग्रह उसको देख रहा है उसका असर भी उसमें जाएगा, तो यानी उस वक्त में आपको दोनों ग्रहों का असर मिलेगा। तो अगर कोई ग्रह सोया हुआ है उसको जगाया जा सकता है? सोए हुए ग्रह को भी जगाया जा सकता है, लेकिन उसकी कंडीशंस होती हैं। जी। जैसे मान लीजिए 8वें घर में शनि बैठा हुआ है, और शनि की अगर हम प्रेडिक्शन देखते हैं उसके अंदर आता है कि अगर 12वां घर खाली हो तो शनि आंखों की खराबी देता है बुढ़ापे में, जी। ठीक है, और कमाई के मामले में खराबी कर देता है। अब ऐसी अवस्था में अगर आपको 12वें घर को जगाना है तो 12वां घर केतु से जागता है, ठीक है। 12वां घर होता है हमारे घर की छत या मंदिर की छत, ठीक है। अब आप मंदिर की छत पे या अपने घर की छत पे काले और सफ़ेद तिल पक्षियों के लिए डाल सकते हैं। जी। वो आएंगे, चुग के जाएंगे, आपका 12वां घर जागेगा। 12वां घर जागते ही शनि का आपको अच्छा फल मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है। जी। लेकिन अगर उस वक्त में छठे घर के अंदर, 5वें घर के अंदर कोई खराब ग्रह बैठा हुआ, कोई भी, तो उसका फल भी जाके 12वें घर से टकराएगा और उसका खराब फल भी आपको भुगतना पड़ेगा। इसीलिए ग्रह को जगाने से पहले आपको सारी कंडीशंस चेक करनी पड़ेंगी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक घर को जगाने के चक्कर में कहीं और से ऐसी चोट पड़ जाए सामने वाले को जो कि उसको समझ ही ना आए कि हुआ क्या है। क्योंकि आपका प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया, लेकिन दूसरी जो प्रॉब्लम सामने से आ रही है उसको फिर आप देखोगे इसको कैसे हल करें। एक चीज़ अच्छी होकर और एक चीज़ खराब कर देना ये जोशी का काम नहीं है। तो ऐसी अवस्था में मेरा मानना है कि उस घर को सोए रहने देना चाहिए और शनि के उपाय करके उसको ठीक करना चाहिए। सनातन धर्म में लाल किताब का क्या महत्व है?
सनातन क्योंकि धर्म बहुत की बहुत सारे लोग इसको नेगेटिव भी बोलते हैं। नहीं, बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं है। लाल किताब इसे बहुत गहरा ज्ञान है। जी और सनातन धर्म की अगर मैं बात करूं, सनातन का मतलब मैं आपसे शेयर करता हूं आज। जी सनातन का मतलब सना यानी कि साइंस, और तनी यानी कि तन, यानी कि ये शरीर। साइंस के हिसाब से अपने शरीर को चलाने वाला सनातनी होता है। जी इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं होता। जी सनातनी का मतलब है साइंस के हिसाब से आप अपने शरीर को चला रहे हो, आप सनातनी हो, सिंपल। और जो लाल किताब को गहराई से पढ़ेगा, समझेगा, कुदरत की मेहरबानी हुई उसके ऊपर, तो वो सनातनी पक्का है। ज्योतिष को बढ़ाने के लिए क्या प्रयास करने चाहिए? ज्योतिष को बढ़ाने के लिए सबसे पहले हमें ये ना सोच के कि हमें क्या कमाई होती है, हमें ये सोचना है कि हमें लाल किताब को 5 7 10 साल बैठ के पढ़ के देने हैं, 5 7 साल देने हैं तबीयत से। सब कुछ भूल जाओ। अगर जीवन में वाकई में ही भला करना चाहते हो तो सब कुछ भूल जाओ और लाल किताब को 5 6 7 साल दो तसल्ली से पढ़ के। और फिर उसके बाद जब लाल किताब आपको गहरा ज्ञान देना शुरू करेगी ना, तो इस तरीके के जोशी बने, इस तरीके के जोशी बन के स्कूलों के अंदर, हमारे स्कूलों के अंदर एक सब्जेक्ट लाल किताब ज्योतिष का होना चाहिए। और वो सब्जेक्ट वही जोशी पढ़ाए जो वाकई में पारंगत हो, वाकई में उसका बेशक टेस्ट लिया जाए, 10-20 कुंडलियाँ उसको दिखाई जाएँ, सामने वाले को खड़ा किया जाए, उसकी प्रेडिक्शंस ली जाएँ। अगर वो उनमें खरा उतरता है तो उसको ज्योतिष पढ़ाने देने की इजाज़त दी जाए। क्योंकि अगर हम आज ये नहीं करेंगे तो शायद आगे आने वाले समय में कभी भी नहीं हो पाएगा। और अगर ये अब नहीं हो पाया तो फिर हमारी औलादें भी बाकी देशों की तरह ऐसे ही जैसे वो जी रहे हैं वैसे ही जिएंगी। हम सनातनी नहीं बन पाएंगे, हम भारतवर्ष में रहने वाले लोग नहीं बन पाएंगे, और हमें वो बनना है। और उसके लिए एक चीज़ और भी है जो मेरे दिमाग में है कि हमें गोचर को आगे देखते हुए उस हिसाब से कंसीविंग करवानी चाहिए अपने घर के जो भी पति पत्नी नव विवाहित जोड़ा है या जो भी अभी गर्भ धारण कर सकती हैं, तो उनसे उस समय के हिसाब से कंसीविंग करने के लिए कहना चाहिए, ताकि उस गोचर के वक्त में हम वो बच्चे ऑपरेशन के थ्रू हम निकलवा सकें। और वो इस तरह के बच्चे हों जो कि आगे जाके बड़ी बड़ी गद्दियों पे बैठने वाले हों और घर में लाल किताब का ज्ञान लेते हुए बड़े हों, ताकि जब वो बड़ी पोस्टों पे जाके बैठें तो वो उनका सबसे पहला काम होना चाहिए कि हर स्कूल में लाल किताब कंपलसरी है। एक सही ज्योतिषी की पहचान कैसे करें? प्रेडिक्शन लो उसकी। सही जोशी की यही पहचान है। अभी हमारे वो आपके एक मेंबर हैं, जी गुरमीत, क्या नाम है जी उसका, जी वो अभी आप गए हुए थे तो वो बैठे हुए थे यहाँ पे, जी तो उन्होंने मेरे को अपनी कुंडली दिखाई। जी तो मैंने कहा ये कौन सा चार्ट है? करे लगन चार्ट। मैं कहा ये नहीं देखना मुझे, आप मुझे डेट ऑफ बर्थ टाइम दो। तो मैंने उनकी कुंडली बनाई, तो मैंने देखी। देखने के बाद मैंने उनको जो 5 प्रेडिक्शनें की, जी। और आप उनसे पूछ के देखिएगा कोई एक प्रेडिक्शन मेरी गलत थी, और वो अपने उपाय भी लेके हैं मुझसे। तो किसी भी ज्योतिष के पास जाना पहले उससे परामर्श किए, उसको बोलने दे। हाँ, आप उनको बोलने दीजिए। अक्सर लोग खुद बोलते हैं, ये सबसे बड़ी गलती है। ज्योतिषी को बोलने दे। बिल्कुल। और एक चीज़ मैं और इसमें कहना चाहूँगा, मैंने अक्सर देखा है कुंडलियों के अंदर कि बहुत अच्छा योग का समय चल रहा होता है, हमारे हिसाब से, मेरे हिसाब से, गुरुदेव के हिसाब से भी बहुत अच्छा समय चल रहा होता है। आप प्रेडिक्शन करोगे कि भाई तेरा बहुत अच्छा समय चल रहा है, सामने वाला आपको ये बोल सकता है कि नहीं मेरा इस वक्त में बहुत बुरा हाल हुआ है। ठीक है, उसके पीछे का कारण क्या है? आपको फौरन कुंडली के अंदर ये देखना है कि उसका कौन सा ऐसा खराब ग्रह बैठा हुआ है जिसको उसने जाने अनजाने में जगा लिया। अब वो कैसे? आज तक सभी जोशी यही बोलते आए हैं कि शादी को शुक्र ग्रह से देखा जाता है, आपने भी यही सुना है। जी ठीक है, लाल किताब कहती है कि शुक्र में सबसे पहला हिस्सा मंगल का है। शादी में हम मंगल गीत गाते हैं, जी ठीक है, ढोल बजाते हैं, शहनाइयाँ बजाते हैं, ठीक है, सबसे पहले मंगल जागता है। अगर आपका किसी वक्त में राजयोग चल रहा है, आपके बहुत अच्छे काम धंधे चल रहे हैं, सारी सेटिंग बहुत अच्छी हुई पड़ी है आपकी, उस वक्त के अंदर आपकी कुंडली के अंदर मंगल कहीं बद होके बैठा हुआ है, आपने शादी कर ली, ठीक है, तो जाहिर सी बात है मंगल जाग जाएगा।
उसी राजयोग के अंदर वो आपका हाल बुरा करके रख देगा, आपके राजयोग को काम नहीं करने देगा। ये इतनी बड़ी साइंस है, इसको जानने के लिए आपको अगर 24 घंटे में मैं कहूँ तो अगर आप कम से कम 18 घंटे भी देना तो वो भी मुझे कम लगते हैं कभी कभी। मैं इतनी ज़्यादा कुंडलियाँ नहीं देखता, मैं पढ़ने में बहुत फोकस करता हूँ। और जब तक कोई चीज़ मुझे समझ ना आ जाए ना, मैं आगे नहीं बढ़ता। उसमें होता क्या है कि कोई कुंडली में अगर कोई ऐसी प्रेडिक्शन आ भी जाए ना जो मुझे अभी नहीं भी समझ में आ रही, तो जब तक मैं उसको खोज ना लूँ तब तक मेरे को चैन नहीं पड़ता। धोखे का ग्रह क्या होता है? धोखे का ग्रह अपने से 10वें बैठा हुआ, किसी भी ग्रह के से 10वें घर में बैठा हुआ ग्रह धोखे का ग्रह होता है। और वो जिस साल भी वर्षफल के हिसाब से 10वें घर में आ जाएगा तो वो पूरा धोखे का ग्रह होता है, 2 गुना धोखा देता है। अगर पॉजिटिव हुआ तो 2 गुना मालोमाल करेगा, और अगर नेगेटिव हुआ तो 2 गुना नुकसान करके जाएगा। मैंने ऐसे समय में लोगों की मृत्यु भी होती हुई देखी है धोखे के ग्रह की वजह से। आजकल लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बहुत होते हैं, क्या होते हैं? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बहुत सारे योग होते हैं जी। 5वें घर को डीएनए से देखा जाता है जी। 5वें घर को आपके दिल के हिस्से से देखा जाता है, 5वें घर को लव अफेयर से देखा जाता है, 5वें घर को संतान से देखा जाता है, ठीक है। 5वें घर को आप पूरा अपने अंदर के सेल्स से देखा जाता है, बॉडी के पूरे सेल्स से। तो अगर वहाँ पे सभी ग्रहों में से कोई भी खराब ग्रह बैठ गया आके, तो वो पहले एक बार आपसे लव करवाएगा उसका समय आने पे, फिर उसके बाद आपकी उससे शादी हो भी गई तो शादी के बाद फिर कहीं और लव करवा देगा। इसको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बोलते हैं। सूर्य बुध शुक्र का मेल हो, खास तौर पे 8वें घर के अंदर तो मैंने बहुत लोगों का देखा है, और केतु कुंडली के अंदर खराब अवस्था में अंदर, ऐसे लोगों का शादी के बाद अगर वो लड़के की कुंडली है तो उसके घर जब लड़की होएगी तब उसका कहीं अफेयर हो जाएगा, और अगर वो किसी लड़की की कुंडली है तो जब उसके घर लड़का पैदा होगा तब उसका कहीं बाहर अफेयर हो जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे योग बनते हैं। शुक्र 5 में हो बहुत बुरा हाल करता है, बृहस्पति 5 में हो वो भी शुक्र बन जाते हैं। लाल किताब में एक चीज़ कही जाती है कि शुक्र ही बृहस्पति और बृहस्पति शुक्र है। इसका मतलब यही है कि अगर बृहस्पति खराब हो गया तो वो खराब शुक्र का फल देगा आपको, और अगर शुक्र पॉजिटिव हुआ खासतौर पर 7वें घर में जैसे होता है तो आपको जोशी बनाएगा, बृहस्पति का काम देगा आपको। उपायों में कितनी ताकत होती है? उपायों में 70 से 75% तक आपको ठीक करने की ताकत होती है। कितना समय लगता है? उपाय सारी जिंदगी के लिए किए जाते हैं। अगर आप ये सोचते हो कि आपको उपाय 1-2 महीने उपाय करने के बाद आप छोड़ दोगे और आप ठीक हो जाओगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। उसका मैं कारण बताता हूँ। हमारी बॉडी के चारों तरफ जो भी एनर्जी है वो हर वक्त हमारे को मिलती रहती है, हर वक्त। जब तक हम इस धरती पे जिंदा हैं तब तक वो एनर्जी हमें मिलती रहती है, सभी ग्रहों की, ठीक है। अब ऐसे में मान लीजिए एक ग्रह की एनर्जी को आप उपाय के जरिए उसको ठीक कर रहे हैं, और दूसरी तरफ उसी ग्रह की चीज़ों को आप खा रहे हैं, तो वो एनर्जी आपकी कभी कम नहीं होने वाली, वो आपको उपाय का कोई फ़ायदा नहीं होगा। दूसरी चीज़, आप उपाय कर रहे हैं, आपने जो मैंने तरीके बताए कि जागने की अवस्था, अगर आपने उस ग्रह को जगा लिया किसी तरीके से तो आपके उपाय काम नहीं कर पाएंगे उस वक्त में आपको उस जागे हुए ग्रह की जो भी आपका रीजन रहा हो उसको आपको कुंडली में देख के सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। किस अवस्था में उपाय भी काम नहीं करते? यही जो अवस्था है जब आप किसी ग्रह को जगा लेते हैं और तो फिर काम नहीं करेंगे। हाँ, वो उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। उसमें आपकी क्या होता है कि आपने एक चीज़ की एनर्जी का आप हल कर रहे हैं और दूसरी तरफ आपने उसको जगा लिया तो उसकी एनर्जी आपको फिर से ज़्यादा मात्रा में मिलने लग जाएगी, तो वहाँ पे उपायों का रोल बहुत कम हो जाता है। ऐसी अवस्था में भी मैंने देखा है कि वर्षफल के अंदर जब भी कोई ग्रह घूम के अपने घर के अंदर वापस आएगा जी। मान लीजिए 9वें घर के अंदर कोई ग्रह बैठा हुआ है, वो वर्षफल में घूम के आ गया 9वें घर में जिस साल में, अगर वो पॉजिटिव होगा तो आपको कई गुना मालोमाल करेगा उस साल के अंदर, और अगर वो खराब हुआ तो उस साल में आपकी धज्जियाँ उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। ऐसी स्थिति के अंदर आपको उपायों के साथ साथ आयुर्वेदिक दवाइयों का पूरा इलाज करके चलना पड़ेगा।
और आयुर्वेद में ये नहीं कह रहा किसी भी आयुर्वेद आचार्य के पास चले जाओ, जिस तरह से आपको जोशी ढूंढना है उस तरह से आपको आयुर्वेद आचार्य ढूंढना है। जब तक कोई आपकी नब्ज पकड़ के आपको देख के ये ना बोल दे कि आपको ये प्रॉब्लम है और आपको वो प्रॉब्लम हो, तभी उस पे विश्वास करना आप आयुर्वेद आचार्य पे, नहीं तो विश्वास मत करना। और जब तक कोई आयुर्वेद आचार्य नाड़ी नहीं देखेगा ना, आपकी नब्ज नहीं देखेगा, नहीं पता तब तक नहीं बता सकता वो आपको। ये आयुर्वेद की असली पहचान है। किसी व्यक्ति के राजयोग है फिर भी उसके साथ बुरा हो रहा है, मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको, लॉजिक सारे वहीं पे जाते हैं। लॉजिक सारे वहीं जाएंगे। अगर राजयोग चल रहा है उस वक्त में आपने किसी खराब ग्रह को जगा लिया तो काम खराब हो जाएगा। तो ऐसे गलत उपाय नहीं करने हैं आपने, कोई भी कहीं उपाय देखा होगा हाँ, बिल्कुल नहीं करना। मैं कह रहा हूँ मत करो। आजकल रील बड़े चल रहे हैं ना, बिल्कुल मत करो, किसी की रील की बात मत सुनो भैया। थोड़े पैसे खर्च करके जाओ किसी जोशी के पास, किसी के पास जिसके पास आपका मन करता है उसके पास जाओ, आजमा लो। अगर सही हो तो बेशक उपाय करो, नहीं सही हो तो प्लीज मत करो। क्या पिछले जन्म के कर्मों के फल अगले जन्म में मिलते हैं? बड़ा ही मजेदार सवाल, बड़ा मजेदार सवाल। मैंने बड़े धक्के खाए इसके लिए, बहुत दिमाग लगाया। हम कोई भी बच्चा पैदा होता है जी भले ही वो किसी भी उम्र की अवस्था में चला जाए, जी, जब हमारे पास टेवा आता है हम बोलते हैं हाँ जी अभी तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम है, वो कहेगा हाँ यही प्रॉब्लम, जी ठीक है। हमने उनको उपाय दिए, चलो वो ठीक हो रहे हैं, उनका हल हो रहा है। इसका क्या मतलब है कि ग्रह ही आपका जीवन चला रहे हैं, आप नहीं चला रहे कुछ भी, आप कर नहीं सकते। एक चोर है वो इसलिए चोर है क्योंकि ग्रह ने उनको चोर बनाया हुआ है, ठीक है। एक पुलिस वाले को पुलिस वाला बनाया हुआ है। अब इसी तरह से कहने का मतलब कि अगर ग्रह ही आपका जीवन चला रहे हैं तो पिछले जन्म के कर्म आपके कैसे आपने किए होंगे, वो भी तो ग्रहों ने चलाए होंगे, और उससे पिछला वो भी ग्रहों ने चलाया, वो भी ग्रहों ने चलाया होगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि आपके कर्म मायने रखते हैं, इसका मतलब ये है कि आपकी कुंडली मायने रखती है। जो ग्रह आप खराब लेके बैठे हुए हो उसका हल करके चलो, और उसको कभी ज़िंदगी में जगाना नहीं है। और वर्षफल में आ गया तो आपको उसका पूरा इलाज के साथ साथ आयुर्वेद का पूरा इलाज करके चलना। आयुर्वेदिक और ज्योतिष ये क्या है, दोनों क्या संबंध है दोनों का? इन दोनों के संबंध ऐसे हैं कि जैसे मान लो एक ही सिक्के के दो पहलू, एक ही सिक्के के। आप ज्योतिषीय उपाय कर रहे हैं, आप बहुत हद तक आप 75% के आसपास, 80% के आसपास मैंने लोगों को ठीक होते हुए देखा जी, ठीक है। और जो वो 20% रह जाता है ना, होता क्या है, आपको आज मैं 80% किसी प्रॉब्लम से ठीक कर दूँ, आपको लग गया 1 साल, ठीक है। 1 साल 1.5 साल में आप ठीक हो गए, आपने कहा हाँ जी मैं ठीक हो गया, ये प्रॉब्लम अब मेरे साथ इतनी नहीं होती, बहुत कम मात्रा में होती है, ठीक है। अब वो जो बहुत कम मात्रा है ना, कुछ सालों में आपको वो भी अड़कने लगेगी, यार ये भी ठीक हो, ये क्यों नहीं हो रही। उसके लिए आयुर्वेद बहुत ज़बरदस्त काम करता है। अगर आप उपायों के साथ आयुर्वेद को लेके चलेंगे तो आप 100% ठीक हो सकते हैं। क्या भूत प्रेत होते? बिल्कुल मैं देखे आपने? मैं आपको बताता हूँ जी, भूत प्रेत वाले लोगों से तो मेरा बहुत पाला पड़ा, ठीक है। और बहुत सारे योग भी मैंने ढूंढे हैं जिसमें लोग कहते हैं कि हमें भूत दिखाई होते हैं वैसे? मैं आपको बता रहा हूँ। जी आज की डेट में आप साइंटिस्ट के पास जाओगे, जी, साइंटिस्ट आपको बोलेंगे कि ये केमिकल इनबैलेंस की वजह से आपको दिखाई देता है। केमिकल इम्बैलेंस? केमिकल इनबैलेंस कैसे होते हैं? आपकी कुंडली के अंदर कोई लाल किताब के हिसाब से कोई एक युति योग इस तरह के बैठे हुए हैं जो कि आपको बहुत परेशान करने के लिए बैठे हुए। खास तौर पे मैं आपको बता देता हूँ, केतु छठे घर के अंदर हो, जी, ठीक है, और बृहस्पति के साथ बैठ जाए तो इससे बुरा कुछ नहीं होगा अगर दूसरे घर में या चौथे घर के अंदर बुध अकेला या मंगल अकेला या दोनों एक साथ बैठ गए। इससे बुरा कुछ नहीं होगा, इंसान को भूत प्रेत पिशाच जिन सब दिखाई देंगे, और ख़ास तौर पे उनके दिखने का समय होगा सुबह 3:30 बजे से लेकर सूर्योदय होने से पहले का, और रात भर उसको परेशान करेंगे। ऐसे बहुत से किस्से मेरे सामने आए हैं और उनको मैंने ठीक किया है, ठीक है। लेकिन ये पूरी तरह से ठीक नहीं होते, 100 में से 70-80% तक ठीक हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद आपको आयुर्वेद का पूरा सहारा लेना पड़ेगा, उसका सहारा भी आपको लेना पड़ेगा। और भूत प्रेत ये सिर्फ उसी इंसान के साथ होता है जिस इंसान की कुंडली में खराब योग भूत प्रेत से संबंधित होता है। हर किसी के साथ हर नहीं? किसी के साथ नहीं होगा।
आप, मैं कह रहा हूँ जिसकी कुंडली में योग ना हो ना, आप उसको रात को शमशान घाट में जाके बैठा दो, हाँ जी। उसको कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। और जिसको दिखता हो वो अपने घर में ही परेशान बैठा रहेगा, उसके घर में ही उसको प्रॉब्लम्स आएंगी। मैंने देखा है असलियत में, मैंने कई लोगों से बात की है, मैं उनके साथ एक बार एक के साथ तो मैं रात को बैठा भी, मैं कहा मैं देखता हूँ इसको, मतलब मैं शमशान में बैठे आप? नहीं शमशान में नहीं, उनके घर में ही उनको दिखाई देते थे रात को, तो मैं उनके घर में ही सोया। मैं कहा मैं भी देखना चाहता हूँ, तो मैं उस टाइम के अंदर झाँक के देखता रहा, कुछ भी नहीं था, सिर्फ उसको दिख रहा था, सिर्फ उसके साथ हो रहा था, सिर्फ उसके साथ हो रहा था। इसका मतलब यही है कि उसके जो जो साइंस केमिकल इम्बैलेंस बोलती है, वो असल में ग्रहों के खराब मिश्रण के कारण ऐसा होता है। और आप उसका एस्ट्रोलॉजिकली लाल किताब के उपाय करेंगे तो उसमें बहुत आराम मिलेगा। लेकिन वो होगा कब? जब उसका समय चलेगा। एक उदाहरण और मैं आपको देता हूँ। मंगल केतु खास तौर पे किसी लड़की की कुंडली के अंदर हो, तीसरे घर के अंदर, लड़के की कुंडली की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लाल किताब यहाँ लड़का और लड़की को बहुत जगह पे अलग कर देती है, बहुत जगह पे। तीसरे घर के अंदर अगर मंगल केतु बैठ गए किसी लड़की की कुंडली में, तो वो जागेंगे कब? आप सोच सकते हो कब जागेंगे? वो ग्रह उसका बेशक पहले से चल रहा हो, लेकिन वो जागेगा जिस दिन उसकी मांग में सिंदूर भरा जाएगा ना। सिंदूर मंगल और केतु की मिश्रित वस्तु है। वो जब मांग में भरा जाएगा ना, तब से उसके साथ ये प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी, भूत दिखने वाली, पिशाच वाली, फिट अप पड़ते हैं लोगों को। वो औरत की कुंडली थी, मैंने देखा, मैंने उससे काफ़ी बार पूछा, योग पहले से चल रहा था लेकिन उसको पहले प्रॉब्लम नहीं थी, शादी के बाद हुई। शादी में भी पहला हिस्सा मंगल का होता है, अभी मैंने आपको बताया। जो लाल किताब के उपाय होते हैं जी ये बहुत शक्तिशाली होते हैं, साथ के साथ ही असर हो जाते हैं। बिल्कुल असर होता है, लेकिन आपको उपाय सारी ज़िंदगी करने पड़ेंगे। अगर आप ये सोचते हो 6 महीने के बाद आप ठीक हो गए हो तो अब आप उपाय छोड़ दोगे, तो वापस वो एनर्जी आपके पास, क्योंकि हर वक्त मिल रही है, आपको अप टू डेट उसको रिमूव करना है। नहीं तो वो हर वक्त आपको मिलेगी, आप 6 महीने बाद छोड़ोगे, दोबारा 3 4 5 महीने में इकट्ठी हो जाएगी, फिर आपके साथ वही प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। बहुत सारे उपाय होते हैं जिनके लॉजिक होते हैं, बहुत सारे ऐसे उपाय होते हैं जिनके लॉजिक नहीं होते। नहीं, मैंने तो बिना लॉजिक के कोई उपाय देखा ही नहीं लाल किताब में। वो समझना पड़ेगा आपको। हाँ, बिना लॉजिक के कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने केतु और बृहस्पति वाली बात बताई, तो उसमें मैंने क्या किया, सबसे पहले 4 पीले नींबू बिना दाग के, उनको कहा 43 दिन मंदिर में रखो, उसके बाद हर वीरवार को रखने हैं। ज़िंदगी में कोई एक वीरवार ना हो जब तुम छोड़ो उसको, वो करने पड़ेंगे। फिर मंगल और बुध की पोजीशन देख के उनको वहाँ से क्लियर किया गया। तब जाके उनको ये है कि अब जो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, अब ये है कि बहुत कम होती है, पहले के मुकाबले 70% आराम है, जो हर वक्त परेशान रहती है। 43 दिन का क्या फार्मूला है? 43 दिन उपाय करने का मतलब ये होता है कि आप उस ग्रह की एनर्जी को इमीडिएटली दबाना चाहते हैं, इमीडिएटली उसको बहुत कम करना चाहते हैं। और ये खास तौर पे मैं आपको बताऊं, ये भी मैं आज एक बात खोल देता हूं कि अगर आप किसी ग्रह का उपाय करके चल रहे हैं और अगर वो ग्रह आपसे जाने अनजाने, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, वास्तु देखना पड़ेगा, हर चीज़ देखनी पड़ेगी, कैसे जाग गया कैसे नहीं जाग गया, उस अवस्था के अंदर अगर जो ग्रह जागा है आपका, उसको अगर इमीडिएटली फिर दोबारा आपकी प्रॉब्लम बढ़ गई उपाय करने के बावजूद, तो आपको वो 43 दिन लगातार उपाय करना पड़ेगा और उस जिस भी पोजीशन में वो जागा है उसको वहाँ से हटाना पड़ेगा। 43 दिन लगातार करने से वो इमीडिएटली जो है आपको आराम आना शुरू हो जाएगा और फिर आपको वीकली टू वीकली उपाय पे दोबारा वापस जाना पड़ेगा। किसी उपाय में बहाया जाता है, किसी में दबाया जाता है, इसके क्या महत्व होते हैं? दबाने और बहाने, दबाने का मतलब होता है कि किसी ग्रह की एनर्जी को ख़त्म कर देना जी। और बहाने में ये होता है कि लाल किताब के हिसाब से आप नदी नहर में किसी भी उपाय को बहाते हो तो आप उसको चौथे घर में पहुंचाते हो, ठीक है, जहाँ पे चंद्रमा को सब ग्रहों की माँ बोला जाता है, ठीक है, चौथे घर में पहुंचाने का मतलब है। और दबाने का मतलब है कि आप बिल्कुल उसकी एनर्जी को 1 साल के लिए ख़त्म कर देते हो। आप क्या कहते हैं, आपके हिसाब से कोई ग्रह खराब कर रहा है उसको बहाना चाहिए, दबाना चाहिए? वो कंडीशन होती है, वो कुंडली के हिसाब से? हाँ जी। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ, मान लीजिए कि आपके 8वें घर में कोई खराब ग्रह बैठा हुआ है, जी। ठीक है। अब आप किसी भी ग्रह की चीज़ को मंदिर में ऐसे नहीं दे सकते, ऐसे नहीं देना। नहीं दे सकते, मंदिर में नहीं दे सकते। अगर आपको उपाय मैं दूंगा फिर मैं आपको कहूँगा कि इस चीज़ का आपने दान करना है, इसको मंदिर में नहीं देना। मंदिर होता है दूसरा घर, आप लॉजिक को समझ रही हो ना। कि 8वें घर में खराब ग्रह बैठा हुआ है, खास तौर पे किसी का दुश्मन बैठा हुआ है, खास तौर पे दुश्मन बैठा हुआ है। मान लो मैं अब आपको कहता हूँ कि
चंद्रमा के लिए दूध चावल का दान कर दो, दूसरे घर में पहुंचा दो उसको, मतलब कहने का मतलब मंदिर में दे दो, ठीक है। चंद्रमा की चीज़ें, दूध चावल मिश्री, आप मंदिर में दे दो, ठीक है। और अगर केतु बैठा हुआ हो 8वें घर में, राहु बैठा हो दूसरे घर में, तो आप कैसे उसको मंदिर में पहुंचाओगे? नहीं पहुंचा सकते, वो और उल्टा काम हो जाएगा। आपको ऐसी अवस्था में दान करना पड़ेगा उन्हीं चीज़ों को। दान देना और भीख देना क्या फर्क होता है दोनों में? भीख देना एक अलग चीज, भीख तो मोस्टली लोग पैसा लेते हैं भीख में, ठीक है। दान में आप पैसा नहीं देते हो, दान जब भी में दान करना है वो धार्मिक स्थल पे करें या किसी मजबूर आदमी को दे, मजबूर जिसको आदमी को। जरूरत। दान का मतलब किसी भीख धार्मिक देना स्थल नहीं से है, बाहर, भिखारी भीख को नहीं नहीं देना। होती वो। मैं आपको बताता हूँ, आप जैसे मान लो किसी भी चीज़ की एनर्जी को अपने पास से दूर कर रहे हो, ठीक है, अपने पास से दूर करके सामने वाले को दान दे रहे हो। अब वो अगर कोई गरीब इंसान है तो उसके तो बेचारे के खाने के काम में आ रही है ना, ठीक है। तो वो दान का मतलब ये हो जाता है कि आप अपनी अपनी एनर्जी को कम कर, लेकिन इससे सामने वाले का नुकसान होगा ऐसा नहीं है, उसका नुकसान नहीं होगा। नहीं उसका नुकसान नहीं होगा। लेकिन बहुत अवस्थाएं ऐसी भी है जिसमें लाल किताब सख्त मना करती है कि अगर तुमने दान लिया तो बहुत बुरे हाल होंगे। जैसे कि सूर्य दूसरे घर के अंदर बैठा हुआ हो तो सख्त इंस्ट्रक्शन है लाल किताब की, आपने दान नहीं लेना, पराया माल नहीं रखना। अब यहाँ पे दान मिलना और गिफ्ट मिलना, इसमें क्या फर्क होता है दोनों? गिफ्ट मिलने का, गिफ्ट तो मतलब देखिए जी, गिफ्ट वो भी पराया ही होगा ना जी। हाँ, कोई बंदा आके आके दे गया आपको और बिल्कुल, आपको वर्जित है लेना, बिल्कुल इसका मतलब जिसको वर्जित है उसको गिफ्ट भी नहीं लेना। उसको गिफ्ट नहीं लेना चाहिए, मेरे हिसाब से नहीं लेना चाहिए उसको। कुंडली के योग के हिसाब से चलना चाहिए। हर इंसान का जीवन ऐसी अलग- छोटी छोटी गलतियां करते हैं ना हम लोग। बहुत बहुत बड़ी बड़ी कभी भारी पड़ जाती है। हर कोई बंदा आदमी गिफ्ट में पता नहीं आपको क्या दे गया, वो अपना ही ना उपाय कर गया हो। नहीं नहीं, कंडीशन सप्लाई मैंने आपको बोला। और खास तौर पे मैं एक आपको बात बताऊं, जिनका सूर्य दूसरे घर में बहुत खराब होता है अक्सर वो, और कोई ऐसा योग ना हो कि जो उनको कुछ देने के लिए बैठा हो और वो गरीब इंसान हो, तो वो अक्सर दान ही ले रहे होते हैं। ये कुदरत का ही खेल है, वो अक्सर दान ही ले रहे होते। किसी के पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, उसकी कुंडली बन सकती है। देखो जी, उसके बच्चों की कुंडली से उसके बारे में देखा जा सकता है, लेकिन अगर एग्जैक्ट किसी की प्रेडिक्शन करनी है तो उसकी डेट ऑफ बर्थ होनी बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। पाठ पूजा के बारे में क्या बताया गया? पाठ पूजा के बारे में मैं आपसे कहूँ कि हमारे सनातन धर्म के अंदर जी। जब हमारे पुराने पूर्वज रहे, उन्होंने हनुमान जी की मूर्त बनाई, भोलेनाथ जी की मूर्त बनाई, माँ दुर्गा की मूर्त बनाई, माँ सरस्वती की बनाई, गणेश जी की बनाई, सभी भगवानों की उन्होंने मूर्त बनाई और उनको हर एक ग्रह के साथ जोड़ के बनाई गई। उसके पीछे का जो लॉजिक था वो ये था, और उनके बीज मंत्र भी बनाए गए। उनके पीछे का लॉजिक था कि जो कुंडली में आपका ग्रह बहुत अच्छी अवस्था में बैठा हुआ है, आप उस ग्रह से संबंधित बीज मंत्रों का उच्चारण करो, उस भगवान की पूजा करो, आपकी वो पॉजिटिविटी कई गुना बढ़ेगी। और अगर कहीं नेगेटिव बैठे हुए किसी ग्रह के भगवान की आप पूजा करते हो तो आपकी नेगेटिविटी भी कई गुना बढ़ जाएगी। आप यकीन मानिए, हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को ये बात मेरी अच्छी ना लगे, लेकिन मैंने बहुत सारे मंगल बुध वालों को हनुमान चालीसा पढ़ते हुए देखा है और मेरे मना करने के बाद ही उनको आराम आया। उससे पहले वो दिन ब दिन इरिटेट होते थे, दिन ब दिन। और जिस घर में वो बैठा हुआ है मंगल बुध, 12 में से किसी भी घर में बुध होके बैठ सकता है, जहाँ भी वो बैठा हुआ होगा ना, उस घर से संबंधित सारी खराबियाँ शुरू कर देगा। और मैक्सिमम दुनिया में मैंने देखा है लोग बैठे हुए हैं हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए। ये साइंस है, आप मेरी बात को समझो। मैं आपको किसी भगवान के खिलाफ नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको आपके जीवन को सुधारने की साइंस बता रहा हूँ कि आपकी कुंडली में जो अच्छा ग्रह बैठा हुआ, आप करो ना उन भगवान की पूजा। कौन मना करता है? करो, रोज करो। आपने देखा होगा बहुत सारे, एक तो कई पॉडकास्ट में कई जगह पे मेरे गुरुदेव ने भी बोला हुआ है कि भाई एक इंसान होता है, एक देखता है सामने वाला एक भगवान की पूजा करता है, वो अमीर हो गया तो दूसरे लोग भी चल पड़ते हैं, हम भी इसी भगवान की पूजा करेंगे, है ना। तो ये कोई साइंस नहीं है। पाप ग्रह क्या होते हैं? पाप ग्रह बोला जाता है सिर्फ राहु और केतु को, दोनों पापी और ग्रह। जब पापी आता है तब उसमें शनि इंक्लूड। अच्छा, पापी ग्रहों में शनि भी आता है? पापी ग्रहों में राहु केतु शनि आता है, और पाप का मतलब सिर्फ राहु केतु होता है। इसका मैं कारण बताता हूँ आपको। लाल किताब पढ़ते पढ़ते कई बार सिर्फ पाप लिखा होता है, कई बार पापी लिखा होता है। तो वहाँ पे आपको अगर ये चीज़ नहीं पता लगेगी ना कि पाप कौन है और पापी कौन है,
तो आप प्रेडिक्शन नहीं कर पाओगे। शनि को क्यों पापी होगी श्रेणी में? शनि जब भी राहु और केतु के साथ किसी भी तरह से दृष्टि मिलान में करके बैठ जाए या किसी तरह से भी मिल जाए उनसे, तो वो पापी ग्रह कहलाता है फिर उस वक्त। शनि कभी भी पुण्य नहीं देगा आपको, पाप ही देगा। नहीं, पापी से मतलब कि कई बार शनि बहुत पॉजिटिव होता है आपका, तो वो बेशक दृष्टि से मिल भी रहा हो। अब मान लो, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, कुंडली देखने में कहाँ बहुत मुश्किलें आ जाती हैं बहुत सारे लोगों के लिए। मान लीजिए आपका शनि बहुत अच्छा बैठा हुआ कुंडली के अंदर, ठीक है। अब जिस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, मान लो वो भी बहुत अच्छा बैठा हुआ है आपका, लेकिन वो आपस में दुश्मन है, आपस में दिखाया जाता है कि दुश्मन है जी, ठीक है, लेकिन वो दोनों शुभ अवस्था में बैठे हुए हैं। जैसे कि बृहस्पति और शुक्र दोनों दुश्मन माने जाते हैं, ठीक है। एक देवताओं के गुरु हैं, एक राक्षसों के गुरु हैं। अब दोनों ही अगर लॉ वाइज शुभ होकर बैठ गए और दृष्टि मिलान कर लिया, तो मैं कह रहा हूं ऐसा इंसान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। वो काम कर सकता है जो आप सोच नहीं सकते, और अपनी ज़िंदगी में तरक्कियां भी बहुत पाएगा, ठीक है। तो कुंडली देखने के बहुत सारे पहलू हैं। सिर्फ मैं ये कहूँ कि एक पहलू है, तो मैं आपको एक पहलू अभी बता देता, सारे ठीक हो जाते हैं। लेकिन कुंडली देखने के इतने पहलू हैं, आपको बहुत एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। और मैं सारी ज़िंदगी एक्सपीरियंस ही करने वाला हूँ। मैं कभी जीवन में लाल किताब को छोड़ने वाला नहीं हूँ। और मैं अपने कम से कम, मेरी बात अगर नहीं भी कोई मानेगा, तो कम से कम मैं अपने बच्चों को वो ज्ञान जरूर दे के जाऊँगा। ताकि आप सोच के देखिए, आज की डेट में आप अगर कितना भी पैसा कमाना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, तो आपके पीछे का पर्पस क्या है? कि आपके बच्चे सुखी रहें जी। आप अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति दे के जाएँ, पैसा दे के जाएँ। हमारे पूर्वजों का भी यही उद्देश्य था। वो चाहते थे कि बुरी से बुरी, अगर भाई बच्चे तो पैदा हो ही जाते हैं, किसी भी समय में हो सकते हैं। अब उस समय में बुरी से बुरी कंडीशन के अंदर भी अगर ये बच्चों के पास हमारे ज्ञान होगा ना, तो वो उस बुरे से बुरे हालात से निकलने की ताकत रखेंगे जी। और वो निकल जाएंगे। ये हमारे पूर्वजों की इतनी बड़ी देन है, और हम इसी को छोड़ के बैठे हुए हैं। तो पैसा तो आपको पता ही है, इंसान के जीवन में पैसे की ज़रूरत ज़रूर है, मैं मानता हूँ। लेकिन आप देखिए वो कब तक है? जब तक जीवन है। मरने के बाद तो फिर आपको क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क पड़ता है? एक बार में जब मर गया इंसान, मरने के बाद तो 3-4 घंटे लगते हैं, जला जलू के ख़त्म कर देते हैं, सारी कहानी ख़त्म हो जाती है सामने वाले की, है ना? यही होता है ना। तो ज़रूरत इंसान को पैसे की है, मैं मानता हूँ। लेकिन अगर आपके पास ज्ञान है, तो आप बहुत बुरे बुरे वक्त से निकल सकते हो, बच सकते हो, अपने आप को बचा सकते हो। और ये सनातन धर्म की खासियत है, हमारे हिंदू धर्म की, हमारे समझ लो भारतवर्ष की। हम पूरे भारतवर्ष में जितने लोग रहते हैं, हम सब हिंदू हैं। और हमारी ये विशेषता है, जैसे हर कंट्री की एक विशेषता होती है, हमारी ये विशेषता है। देखिए जीवन है ना जी, जीवन जन्म से है और मृत्यु से है। और ज्योतिष का जो महत्व है वो जीवन से लेके मृत्यु तक है। जब एक बच्चा पैदा होता है, हम ज्योतिषी के पास जाते हैं। बिल्कुल। जब किसी की मृत्यु होती है, फिर भी ज्योतिषी के पास जाते हैं कि चेक करिए जी क्या समय है, क्या कुछ गलत तो नहीं हो रहा। सो दोनों पहलुओं को कैसे देखते हैं आप? इसमें भी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जो मेरे एक्सपीरियंस में काफ़ी बार हुई। जैसा कि मैंने बताया कि आपने किसी भी ऐसे ग्रह को छेड़ दिया कि जो कि बहुत ख़राब अवस्था में बैठा और मृत्यु तुल्य कष्ट तक देने को बैठा, खास तौर पे आपके किसी रिश्तेदार को, उस घर से संबंधित। आपका वो रिश्तेदार अच्छा खासा था, ठीक है, आपने उस घर को छेड़ा, उस ग्रह को छेड़ा, वो घर का फल जाग गया, ठीक है। आपके रिश्तेदार को कैंसर, अल्सर जैसी प्रॉब्लम आ गई और वो ठीक भी नहीं हो पाई डॉक्टर से, और कुछ समय में वो मर गया जी। ठीक है। तो आप इसको क्या कहोगे? ये कैसी मृत्यु थी? इसी को मैं अकाल मृत्यु बोलता हूँ। मैं इसको अकाल मृत्यु बोलता हूँ। अगर यही साइंस आपके पास हो, आपको पता हो कि आपको किस चीज़ को नहीं छेड़ना अपनी कुंडली के अंदर, क्या कर्म नहीं करना, ये फिर एक तरह का एक्सीडेंट हुआ। ये वो चीज़ हो गई जो आपको भी नहीं पता। आपको क्यों नहीं पता? क्योंकि पता नहीं है काल मृत्यु कैसे हुई। क्योंकि आपके अकाल मृत्यु कैसे हुई कि मतलब मृत्यु नहीं थी लेकिन हो गई, है ना। अब वो कैसे हुई? कैसे हुई? वो इसीलिए हुई ना कि आपने किसी ऐसे ग्रह को छेड़ दिया, ठीक है, और आपके घर के किसी गलत उपाय करना आपको मृत्यु लोक तक लेके जा सकता है। गलत उपाय, आप ये भी कह सकते हैं उपाय ही हो गया ना जी, आपने ग्रह को छेड़ दिया। बिल्कुल 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 नहीं छेड़ सकते आप। ग्रह कैसे खराब होगा? या तो आप उस ग्रह की कोई क्रिया करेंगे या उसका कोई उपाय करेंगे। बिल्कुल। अब आपको पानी का दान लाउड ही नहीं है और आप पानी का दान कर रहे हैं। अभी ये थोड़े दिन पहले की एक कुंडली है, थोड़े दिन पहले की,
वो शख्स मेरे ख्याल से 45-39 साल के आसपास की उम्र का था। तो मैंने उनकी कुंडली देखी, मैंने उनको बोला कि भाई एक झलक में, मैंने कोई दशा नहीं देखी उस वक्त में, क्योंकि 45 साल की उम्र हो गई थी तो मुझे पता था कि 35 साल चक्कर तो इसका एक बार निकल चुका है। मैंने उसको छूटते ही बोला, और उसका योग भी मैं बता देता हूँ। चंद्रमा और बृहस्पति छठे घर के अंदर बैठे हुए थे और पांचवें घर के अंदर सूर्य बुध बैठे हुए थे। लाल किताब के हिसाब से सूर्य बुध जब भी इकट्ठे हों और सूर्य या बुध में से किसी एक की जड़ के अंदर चंद्रमा या बृहस्पति बैठ जाए तो सूर्य बुध की धज्जियां उड़ जाती हैं, ठीक है। और छठा घर बुध का होता है, छठे घर के अंदर चंद्रमा बैठा हुआ था और बृहस्पति बैठा हुआ था, वो भी खराब अवस्था में। मैंने उसको छूटते ही बोला, मैं कहा तुमने कभी दूध पानी का दान किया है, पानी दान किया है? कह रहा मैं तो रोज करता हूँ। मैं किनको? कह रहा पक्षियों को। मैं कहा मैंने पक्षियों की बात नहीं की जी। तुमने सार्वजनिक तौर पे किसी इंसान को दान किया है? उसने बताया मैंने फलाने टाइम में किया था। मैं कहा उसके बाद तेरा कितना बुरा हाल हुआ था, बस ये बता दे। कह रहा उसके बाद मेरा एक्सीडेंट हुआ था। और छठा घर दुर्घटना का, कलेश का, बीमारी का, ठीक है। और जो आपका जो प्रोफेशन है कि आप बच्चों को बाहर भेजने का काम करते हैं, उसके अंदर छठे घर का बहुत बड़ा रोल है। अगर छठा घर पॉजिटिव हो ना, एक भी ग्रह शुभ बैठा हुआ हो, तो आपका विदेश पक्का है। 12वां घर अच्छा हो तो भी पक्का है, ठीक है। ये मैं अब बात निकल गई तो मैं जी आपको जी बता रहा हूँ। तो अगर ये योग हो तो ये बहुत अच्छा है। अब नीच ग्रहों की बात लोग करते हैं। शनि को पहले घर में नीच बोला जाता है, लाल किताब भी बोलती है। जी लेकिन लाल किताब के बहुत सारे लॉ हैं, ठीक है। उन लॉ के हिसाब से खास तौर पे मैं आपको बताता हूँ, अगर शनि की बात चल रही है तो मैंने मुकेश अंबानी की कुंडली में लगन में शनि है, पहले घर में, ठीक है। पहले घर में शनि है और चंद्रमा उसका अच्छा बैठा हुआ है। पहले घर के शनि की शर्त है अगर चंद्रमा अच्छा हुआ तो शनि का फल अच्छा होगा, ठीक है। तो अब यही नीच, और उसमें क्या लिखा हुआ है, लोग कहते हैं नीच नीच नीच, तीनों काल त्रिलोकी लिखा हुआ है उसमें लाल किताब में। तीनों काल त्रिलोकी, तीनों काल त्रिलोकी लिख दिया लाल किताब में। इसका मतलब क्या है कि उस इंसान का पैदा होने से लेके बचपन, जवानी, बुढ़ापा, तीनों के तीनों जीवन से लेके और मृत्यु तक वो अमीर ही रहने वाला है, कभी गरीबी उसके पास नहीं आएगी। तीनों काल त्रिलोकी इसको बोला जाता है। तो ये लाल किताब के एक एक दो दो शब्द बहुत गहरा गहरा ज्ञान रखते हैं, और इनकी प्रेडिक्शन बनाना, सोचना, समझना, दिमाग लगाना, इसके लिए आपको टाइम चाहिए। जल्दीबाजी में कोई काम नहीं हो सकता, जल्दीबाजी में कोई जोशी नहीं बन सकता। आप टाइम दो, कमाने के हिसाब से नहीं, अपने बच्चों का फ्यूचर बनाने के हिसाब से लाल किताब को पढ़ो गहरे ज्ञान से। आपको ज़रूर ज्ञान मिलेगा, आज नहीं मिलेगा, 5 साल बाद, 7 साल बाद ज़रूर मिलेगा। और जब मिलेगा तो उसके बाद का जीवन आपका बहुत सरल हो जाएगा। हम अक्सर पॉडकास्ट पर चर्चा करते हैं लाल किताब के उपायों की। मुझे लगता है उपाय एक रेमेडी, एक दवाई है। बिल्कुल पहले तो हमें ये देखना है कि हमें दुख क्या है, दुविधा क्या है। सो बिल्कुल। अगर किसी को अपना दुख दर्द समझना है हम्म। तो उसके लिए आपके साथ परामर्श कैसे किया जा सकता है? मेरा इंस्टाग्राम पे एक चैनल है, किस नाम से है? मेरा विशाल भारद्वाज 23। जी तो उसमें मेरा लैंडलाइन नंबर भी है, जी। तो आप उस लैंडलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो कुंडली आप ऑनलाइन देखते हैं? ऑनलाइन भी देख सकता हूँ। ज़्यादातर मैक्सिमम मैं ऑनलाइन इसलिए देख लेता हूँ कि इसमें ना आने वाले को दिक्कत होती है, आने वाले का समय कहीं से भी आ सकता है कोई। आपका ऑफिस कहाँ पे है? मेरा पटेल नगर में, मेरे घर पे ही ऑफिस है, पटेल नगर, दिल्ली से आप काम दिल्ली में। करते हैं? हाँ जी। मुझे लगता है जितनी सवालों के जवाब आपने दिए हैं शायद ही ऐसा कभी हमने पॉडकास्ट किया हो, क्योंकि आपके जितने भी सवालों के जवाब थे वो डिफरेंट थे। लाल किताब हर एक आदमी पढ़ता है, जो भी ज्योतिषी पढ़ता है, बट उसको समझता हर कोई अलग से। जी जिस तरीके से आप राहु केतु की प्रेडिक्शन करते हैं, जो आप शनि को समझते हैं, उपाय करने वर्जित हैं आपके हिसाब से। उपाय ऐसे नहीं करने चाहिए क्योंकि उसी के बेस पे काल मृत्यु हो सकती है। बिल्कुल। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। नील देखा, घुमाया, फ्लश में फेंका, पैसा चाहिए, पैसा लिया, बिल्कुल। बीवी को शराब पिला दो, जुए का नंबर निकाल लो। ऐसे इलॉजिकल से लोग रील देखते हैं, फिर उनके ग्रह खराब हो जाते हैं, फिर कह रहे नहीं ये तो लाल किताब का उपाय किया था। बिल्कुल। पढ़ाई करने वाले में कमी होती है,
पढ़ाई में कमी नहीं है, लाल किताब में कोई कमी नहीं है। अगर आप उसको उसके ज्ञान में उतरना चाहते हो तो आप, मैंने जैसे आपको बताया, समय लगाओ, आप देखना आपको क्या ज्ञान मिलता है। मैं पहली बार किसी को मिला हूँ जो लाल किताब एक्सपर्ट है और जो कह रहा है मुझे ज्ञान मेरे गुरु ने दिया है। बिल्कुल ज़्यादातर लोग कहते हैं जी मैंने पढ़ा है, मैंने सीखा है, मैंने तजर्बा करा है। मुझे लगता है जो गुरु का ज्ञान है वो सटीक है। बिल्कुल आपके कम से कम एक प्रिंसिपल तो है ना कि ये है और ये नहीं है। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके गुरु जी का, जिनकी शिक्षा से आज आप इतने अच्छे तरीके से हमें जवाब दे पाए हैं। जी। और मैं आप कुछ कहना जी चाहें? बिल्कुल, मैं आपकी बात को थोड़ा सा जी। भूल गया जल्दी में। मैंने उनसे जो भी ज्ञान लिया उसमें से जो भी मैं अभी तक समझ पाया मैंने आप सबको बताया। जी और मैं आपसे बहुत बहुत रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सनातन धर्म को बढ़ाइए, अपने लिए नहीं, अपने आने वाले बच्चों के लिए, अपने कुल के लिए, अपने भारतवर्ष के लिए। और जिस दिन ये भारतवर्ष ऐसा हो गया ना कि बच्चे बच्चे को ज्ञान प्राप्त हो गया लाल किताब का, तो वो दिन भी दूर नहीं है कि सारी दुनिया, पूरे विदेश के लोग यहाँ पे फ्लाइट लेके आया करेंगे और इनको वहाँ से यहाँ भेजना पड़ेगा लोगों को। नहीं, हाँ, विधियां हैं हमारे पास। जी। यहाँ एक लाल किताब ही अमृत बनी हुई है आज। बिल्कुल सो जाते जाते लोगों को बताइए, लाल किताब जिसको अच्छा लगा पॉडकास्ट, कौन सी लाल किताब खरीदे? देखिए, मैंने आपको बताया कि कईयों ने लिखी हुई है, ठीक है, आप जो आप खरीद रिकमेंड लीजिए। जो रिकमेंड उसके आप मैं करें। अभी तक खुद करेक्शन में लगा हुआ हूँ। जी, कहीं भी अगर कोई गलती, मैं ये लाल किताब की गलती नहीं बता रहा हूँ, ये गलती लिखने वालों में। लिखने वालों में कहीं पे भी एक भी चूक हो सकती है, किसी से भी हो सकती है, इंसान है। तो आपने कौन से लेखक बताए? मैंने पंडित उमेश शर्मा की। सो पंडित उमेश शर्मा जी की लाल किताब लेके आनी चाहिए जिसको शौक है। हाँ, बट उसका लेकिन पढ़िए आपको उसको, करेक्शन करनी पड़ेगी। बाकी विद्वान को मिलके फिर अपनी कुंडली बिल्कुल। देखिए। कुंडली बिल्कुल विद्वान को दिखा के कीजिए। और मैं अपनी बात नहीं करता, मैं तो ये कहता हूँ आप मेरे गुरु के पास ही चले जाओ, आपका वहीं सारा उद्धार हो जाएगा। बहुत धन्यवाद आपका जी। ये विशाल भारद्वाज, जो निपुण है लाल किताब में, आज भी सीख रहे हैं, आज भी शोध कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं श्री गुरु जी.डी. वशिष्ठ जी के। ये कहते हैं आप इनसे भी परामर्श कर सकते हैं, आपके मसले हल नहीं हो रहे, आप गुरु जी को भी मिल सकते हैं। ऐसे शिष्य बहुत कम होते हैं। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा, ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। विशाल भारद्वाज एक इंसान जो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं, आपके सारे सवालों के जवाब दे सकते हैं। इनकी सोशल मीडिया डिटेल, इनके फ़ोन नंबर हम डिस्क्रिप्शन में डालेंगे। मैं चाहूँगा आपको अगर पॉडकास्ट अच्छा लगा, एक बार इनसे बात ज़रूर करिए, ये आपको सही रास्ता दिखा सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत धन्यवाद आपका इस पॉडकास्ट को देखने के लिए। यदि आपको इस पॉडकास्ट से कोई सीख मिली है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। यदि आप एक ज्योतिषी शास्त्री हैं, ज्योतिष जानते हैं, किसी ऐसे ज्योतिष आचार्य को जानते हैं जो अपने विचारों से लोगों की ज़िंदगी बदल सके, जो सनातन धर्म की शिक्षाओं को लोगों तक पहुंचा सके, हमें उनकी डिटेल जरूर भेजें। ये निःशुल्क पॉडकास्ट होगा। ज़्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पर अभी अपनी डिटेल मुझे व्हाट्सएप करें। धन्यवाद। जय श्री राम।